हेलो यंगस्टर्स, वेलकम टू द क्लास। एंड आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टूडेंट्स इसे वॉच कर रहे हैं सब उनसे मेरा एडवाइस ये रहेगा, प्लीज़ आप अपने नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठो। अगर आप नोटबुक और पेन साथ में लेके नहीं बैठते हो तो आपके लिए देखना कोई भी बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। सो गाइज प्लीज़ टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन एंड देन स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो। This will surely benefit you and it is always beneficial for you in the knowledge। तो आपके लिए हमेशा ये ज़रूर मदद करेगा। तो सबसे हम आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि हम आपके साथ टोटल 50 क्वेश्चंस का इसमें डिस्कशन करने वाले, 55 to 60 क्वेश्चंस का, तो ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से देखना शुरू करेंगे। पूरी डिस्क्राइब किया जाएगा हर एक क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ मच यंगर दैन। जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज जिसे हम पढ़ रहे हैं, वह यंगर है, बहुत युवा है, बहुत बच्चा है, छोटा है। किस किस से है? तो सबसे पहले हमारे देश की जो हमारी राष्ट्रभाषा संस्कृत, पैरिशन अब राष्ट्रभाषा हमारे देश की हिंदी है। तो पूर्वजों की जो हमारे समय में जो भाषा थी, वह जो संस्कृत थी, वो पारिशियन, ग्रीक जो कि ग्रीस की भाषा है, और लैटिन। ये चार भाषा से हमारी जो है इंग्लिश बहुत ही यंगेस्ट है। आपके मन में से क्वेश्चन आएगा, सर क्या हमारे एग्ज़ाम में ये चारों ऑप्शन अवेलेबल होंगे? नहीं, आपके एग्ज़ाम में ये चार में से कोई एक ऑप्शन से अवेलेबल, एक ऑप्शन रहेंगे और कोई तीन दूसरा रहेंगे। हार्डली आप रखो 90% चांसेस आपकी संस्कृत की और ग्रीक के आने की चांसेस बनेगी। सो गाइज अब ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारी बहुत यंगेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा युवा है लैंग्वेज। किससे युवा है? तो पारसी, ग्रीक, संस्कृत और लैटिन से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इंग्लिश वी स्पीक टूडे हैज़ कम फ्रॉम। जो हम लोग आज जो इंग्लिश बोलते हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज आई कहाँ से? तो ये इंग्लिश लैंग्वेज जो आई है, ये आई आपकी जर्मनिक ट्राइब्स, जर्मनी की जो जनजाति थी वहाँ से। ये जो है ना, ट्राइब्स का मतलब होता है जैसे हम आदिवासी लोग कहते हैं, वहाँ से ये जो है जर्मनी की जो आदिवासी थे वहाँ से इंग्लिश निकली। और उसे हम जर्मनिक ट्राइब को एक, उसमें 3 प्रजाति थे। कौन कौन प्रजाति थे वो सब बोलना, मतलब उनकी जाति जो थी, 3 जाति थी। एक थी एंजल्स, दूसरी सैक्सन और तीसरी जो जाति उनकी थी ज्यूट्स थी। और ये तीनों को जब मिला दिया जाता है तो इसे हम एंग्लो सैक्सन कहते हैं। जर्मनिक पीपल वैसे बिलोंग कहाँ से करते थे? तो जर्मनिक पीपल जो थे वह नॉर्थ और वेस्ट यूरोप से बिलोंग करते थे। अभी वह देश कौन कौन सा है? तो अभी वह देश डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड देश है, जहाँ से जो है ना ये सारे लोग जो हैं, ये जो आपको जर्मनिक पीपल जो दिख रहे हैं, जिसे मैंने बताया है एंजल्स, सैक्सन और जूट्स, ये तीनों ने मिल करके इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण करते। आज जो आप जान रहे हो इंग्लैंड, ये इंग्लैंड की इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि इंग्लिश मतलब इंग्लैंड की लैंग्वेज होनी चाहिए। नहीं, यह इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लैंड की नहीं है। यह किनकी लैंग्वेज है? तो ये जर्मनिक ट्राइब्स की लैंग्वेज है। अब आखिर हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान समझेंगे। 1 मिनट। ओके, क्या होता है कि 5th सेंचुरी में, 5वीं शताब्दी में, मतलब 5th सेंचुरी में ये जो जर्मनिक लोग सब जो हैं, जो जर्मनी के एंग्लो, एंजल्स, सैक्सन, जूट और तीनों को मिला के एंग्लो सैक्सन कहा गया। ये तीनों मिल करके आज जो इंग्लैंड की जो भूमि है, उस भूमि पे जो है इन्होंने आक्रमण कर दिया था। कब किया था? 5th सेंचुरी में, जिसकी वजह से जो है उन्होंने पूरे तरह से उसे अपने अंदर रख लिया और वहाँ पर इन्होंने अपनी कानून व्यवस्था लागू कर दिया। तो कब ये इन्होंने आक्रमण किया था, उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इन्होंने आक्रमण किया था AD 449। AD इट मीन्स एनो डोमिनी, आफ्टर डेथ ऑफ ईसा मसीह। तो इन्होंने 449 में आक्रमण किया था। ठीक है, मैं आपको वैसे क्वेश्चंस आगे जरूर देखने को मिलेगा। आप ये ध्यान रखेंगे, एंजल, सैक्सन और जूट तीनों को मिला करके जो बोला गया वह बोला गया एंग्लो सैक्सन। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज जो आई है वो कहाँ से निकली है। देखो, ये एंग्लो जो जितने भी एंजल थे, ये एंजल प्रजाति ने इन्होंने निकाला अपनी लैंग्वेज से एंजल, और इससे फिर उन्होंने बनाया इंग्लिश। देखते जा रहे हो कैसे इन्होंने इंग्लिश वर्ड का निर्माण किए हैं। तो एंजल ने निकाला एंजल और एंजल से बना इंग्लिश, और इस तरह से फिर वो इंग्लिश शब्द का निर्माण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंग्लो सैक्सन इन्वेडेड इंग्लैंड इन द डैश सेंचुरी। एंग्लो सैक्सन जो थे, ये जो एंजल सैक्सन्स और जूट, ये तीनों मिलकर के इंग्लैंड पे आक्रमण कौन से शताब्दी में करते हैं? 5th सेंचुरी। कब? और मैं आपको बता दूं 449 AD में करते हैं, क्योंकि आपको आगे क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। हु वर कॉल्ड एंग्लो सैक्सन? एंग्लो सैक्सन किसे कहते हैं? तो एंजल, सैक्सन्स और जूट तीनों को जब मिला दिया जाए तो उसे को ही हम एंग्लो सैक्सन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डैश गिव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। इंग्लैंड को उसका नाम और उसकी भाषा किसने दिया? इंग्लैंड वासियों ने नहीं दिया, एंग्लो सैक्सन ने दिया था। एंग्लो सैक्सन कौन थे? जर्मनिक ट्राइब्स थे जो जर्मनी से बिलोंग करते थे, और वह थे जो एंजल, सैक्सन्स और जूट, ये तीनों ने मिल करके इसका नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश कवर्स। ओल्ड इंग्लिश का युग कब से कब तक रहा? तो आपको मैंने बताया कि ये जो जर्मनिक लोग थे, जर्मनिक जो ट्राइब्स थे, जर्मनिक जनजाति, उन्होंने क्या किया, 449 में जो है इसके ऊपर आक्रमण किए। अब बीच में क्या होता है, मैं आपको कुछ इसके बीच की कहानी बताता हूँ। 449 में इन्होंने आक्रमण किया, 3 प्रजाति थे, तीनों के बीच में झगड़ा हो जाती है। अब बात आती है कि आखिर ये जो है सो ये अब इस इंग्लैंड में शासन कौन करेगा? इसकी वजह से जो है ये लोग फिर से जो इंग्लैंड में जो उन्होंने आक्रमण किया था एंग्लो सैक्सन्स, ये जाते हैं अपने देश की ओर। अपने देश में जब पहुंच जाते हैं तो वहां से आता है नॉर्मैन कॉन्क्विस्ट। नॉर्मैन कॉन्क्विस्ट जो फ्रांसिस थे, जो भी वहाँ से आते हैं, और उन्होंने फ्रांसिस आकर के यहाँ पे इंग्लैंड में फिर से 1066 में जो है 1066 एनो डोमिनी 1066 AD में जो है वो वापस से इंग्लैंड पर अटैक कर देते हैं। इट मीन्स ओल्ड इंग्लिश का जो शुरुआत हुआ था वह भी एक अटैक से हुआ था 449 में जर्मनिक ट्राइब्स के द्वारा, और 1066 में नॉर्मैन कॉन्क्विस्ट के द्वारा अटैक से फिर वह ओल्ड इंग्लिश की युग जो है ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मिडिल इंग्लिश कवर्स। मिडिल इंग्लिश का युग कब से कब तक चला? तो मिडिल इंग्लिश का जो युग चला वो 1150 से लेकर के 1500 तक जो युग चला उसे मिडिल इंग्लिश कहा गया। और जो 1500 से लेकर के 1500 आफ्टर एनो डोमिनी 1500 टू टिल नाउ, जो 1500 ईस्वी से लेकर के आज तक जो इंग्लिश चलती आ रही है उसे हम मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। आई होप आपको ये तीनों ईस्वी जरूर याद रखना है। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, क्या बताया? AD 449 टू AD 1066। नेक्स्ट AD 1150 टू AD 1500, एंड नेक्स्ट थर्ड जो मैंने बताया है 1500 टू टिल नाउ, अप टू नाउ जो है उसे हम मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। तो ये ओल्ड इंग्लिश, ये मिडिल और ये मॉडर्न। आपके मन में सर क्वेश्चन आ रही होगी सर 1066 टू यहाँ पे 1150, ये बीच में 95 ईयर्स जो है ये गैप में क्या चला गया? तो इस गैप को हम डार्क एज कहते हैं। जब आपस में फूट हो गई तो इनको थोड़ी सी इनके अंदर की मनोबल कम हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे उनकी शासन कुछ कम हो गई थी, और इसी की वजह से इसे यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, इंग्लिश यूज सिंस एनो डोमिनी 1500 टू टिल नाउ इज कॉल्ड डैश इंग्लिश। जो इंग्लिश 1500 से लेकर के आज तक चलती आ रही है उसे कौन सी इंग्लिश कहते हैं? तो उसे हम कोई और नहीं, उसे हम मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। दोस्तों यदि समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ गाइस आप एक बार लाइक बटन को ज़रूर हिट करेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स इस पर नए हैं वह सब्सक्राइब करना ना भूलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ओल्ड इंग्लिश इज़ ऑल्सो नोन एज। ओल्ड इंग्लिश को क्या क्या कहते हैं? ओल्ड इंग्लिश, अब देखो ओल्ड इंग्लिश बात रहती है, ओल्ड इंग्लिश कब किसकी वजह से बनी? तो सैक्सन्स, एंग्लो सैक्सन की वजह से बनी। किस कौन कौन थे एंग्लो सैक्सन्स में? तो एंजल्स, सैक्सन्स और जूट, ये तीनों ने मिलकर बनाया। और ये थे कौन? ये तीनों थे क्या आपके? ये तीनों थे जर्मनिक ट्राइब, जर्मनी के जनजाति, और उसी को हम एंग्लो क्लैटिक भी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओल्ड इंग्लिश को ही हम एंग्लो सैक्सन या एंग्लो क्लैटिक भी कहते हैं। नंबर 11, ओल्ड इंग्लिश हैज़ डैश डायलेक्ट्स। अब आपके मन में आएगा सर ये डायलेक्ट्स क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ। ओल्ड इंग्लिश के टोटल 4 डायलेक्ट्स होते हैं। ओल्ड इंग्लिश के वो टोटल 4 डायलेक्ट्स होंगे। अब ये डायलेक्ट्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप इंग्लिश ही तो बोलते हो, बट जस्ट लाइक आपको बोलना है मुझे बाजार जाना है, तो इसका इंग्लिश क्या बोलोगे? आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट। लेकिन आप इसी को थोड़ी सी और आप टेढ़ी लैंग्वेज बोलोगे, आई वांट टू गो टू मार्केट। तो
वही जो हम लोग अलग तरीके से, आप कोई बोल सकता है आई गो टू मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, सभी इस तरह से वर्ड का यूज़ करते हैं। तो पहले जो इंग्लिश जो चलती थी सभी इंग्लिश ही बोलते थे, लेकिन सभी अलग अलग तरीके से। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हिंदी में बोल लूँ, कोई अगर हिंदी में हम बात करते हैं मैं बाज़ार जाता हूँ, कोई ऐसे बोलते हैं कि मैं बाज़ार जाके आता हूँ, कुछ मतलब मैं बाज़ार से मतलब ऐसे क्या, तो मतलब जिसे ठेठी लैंग्वेज हम कहते हैं उस तरह से वो रिपीट कर देते हैं। तो ओल्ड इंग्लिश के टोटल 4 डायलेक्ट्स से, मतलब शुरुआती दिनों में, डायलेक्ट्स की मतलब होती है उपभाषा, जो लोकल भाषा हम बोलते हैं हमारे आस पड़ोस में उसे हम कहते हैं डायलेक्ट्स। तो वह कौन कौन थी? वह थी कैंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, अमेरिकन एंड वेस्ट सैक्सन। इसे ज़रूर आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करते चलेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, उनकी विशेषता क्या थी? तो ओल्ड इंग्लिश की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वह थी र्यूनिक अल्फ़ाबेट। र्यूनिक अल्फ़ाबेट क्या होती है? पिक्चर टाइप की। जो पहले जो ओल्ड इंग्लिश लिखी जाती थी वह पिक्चर फॉर्मेट में लिखी जाता। पिक्चर में क्या क्या होता? एरो का साइन, ऐसे वाला एरो, एक्स कुल्हाड़ी की साइन इस तरह से, नाइफ इस तरह से, नाइफ हैंडल ऐसे करके इस तरह से बना देना, आई थिंक ऐसे समझ रहे होगा, नाइफ बनाना, शवर्ड तलवार की तरह से, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये सारी जो है पहले इंग्लिश में इसी तरह से लिखा जाता था। तो ओल्ड इंग्लिश की विशेषता क्या थी? तो वह थी र्यूनिक अल्फ़ाबेट। आपसे क्वेश्चन में आएगा कि र्यूनिक अल्फ़ाबेट बिलोंग्स टू विच इंग्लिश, तो आपको आंसर क्या टिक करना पड़ेगा? ओल्ड इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज़ नॉन एज गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के गोल्डन पीरियड में कौन से समय को इंग्लिश लिटरेचर के ओल्ड इंग्लिश में गोल्डन पीरियड कहा गया है? तो वो हमारे थे किंग अल्फ्रेड। जब किंग अल्फ्रेड ने इंग्लिश के लिटरेचर में, जो इंग्लिश लिटरेचर के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, जिसकी वजह से किंग अल्फ्रेड का समय गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। नॉर्मन कॉन्क्विस्ट कब हुआ था? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब इन्होंने नॉर्मन कॉन्क्विस्ट, फ्रांस ने जब अटैक किया इंग्लैंड के ऊपर। जो आज इंग्लैंड है वह पहले इंग्लैंड नहीं था, वह किसी और नाम से था। जब उसके ऊपर अटैक करता है 1066 में, उसी को नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहते हैं। नंबर 15, ओल्ड इंग्लिश हैज़ डैश मैन्युस्क्रिप्ट्स। ओल्ड इंग्लिश के मैन्युस्क्रिप्ट्स, इट मीन्स हस्तलिखित। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है हस्तलिखित, पांडुलिपि। ओल्ड इंग्लिश के टोटल मैन्युस्क्रिप्ट्स कितने थे? तो ओल्ड इंग्लिश के मैन्युस्क्रिप्ट्स भी 4 थे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, टोटल 4। नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। द व्योलॉफ, द जूनियस, द एक्स्टर बुक, द वर्सली बुक, कोई नाम की ज़रूरत नहीं है, बस आप नंबर याद रखेंगे। इन्फ्लुएंसेस ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश को प्रभावित करने वाले क्या क्या थे? वह थी लैटिन लैंग्वेज और स्कैंडिनेवियन। लैटिन, स्कैंडिनेवियन। अब स्कैंडिनेवियन मतलब क्या होता है? आइलैंड, जो आइलैंड कंट्री है, आइलैंड एक देश का नाम है, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब जो भी थे इन्होंने ओल्ड इंग्लिश को काफ़ी प्रभावित किया था। नंबर 70, द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज़। अब देखो ये 2 क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। जब आपसे क्वेश्चन में ये आ जाता है कि ज़्यादातर लोग मतलब ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जो ज़्यादा लोगों के द्वारा उनकी मातृभाषा के रूप में बोली जाती हो। अब देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में क्या कर दिया है, मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ज़्यादा, विश्व मतलब बहुत दूर दूर तक फैली हुई। अब बताओ, क्या इंडिया में इंग्लिश नहीं बोली जाती है? बोली जाती है। क्या पाकिस्तान में इंग्लिश नहीं बोली जाती है? वहाँ भी बोली जाती है। क्या भूटान में इंग्लिश नहीं बोली जाती? बोली जाती है। क्या नेपाल में इंग्लिश नहीं बोली जाती? बिल्कुल बोली जाती है। क्या चाइना में नहीं बोली जाती है? बोली जाती है इंग्लिश। लेकिन ये सभी कंट्री में इंग्लिश तो बोले जाते हैं क्या, बट हमेशा मतलब ये होता है क्या इनकी ये भाषा है, इन्हें जब भी कुछ काम करना हो तो इसी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे? नहीं। तो ये इनकी भाषा है, वो जानते हैं, बट ये उनकी भाषा अपनी भाषा नहीं है, मतलब उसे बोलना जानते बट बोलते नहीं हैं। तो कहने का मतलब जानते सब हैं और बहुत सारे कंट्री जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ ही कंट्री जानते हुए। आई थिंक पूरा लगभग समझो तो ऑलमोस्ट 180 कंट्रीज इसे जान रहे हैं, इस लैंग्वेज को बोलना और पढ़ना लिखना। तो ये बोली जाती है, बहुत दूर दूर तक क्षेत्र तक फैली हुई एक लैंग्वेज है इंग्लिश।
बट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा, द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज इन द वर्ल्ड ओवर एन एरिया। अब कोई एरिया वर्ड में ही, मतलब कोई एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पूरा मतलब लोग एक ही लैंग्वेज को ज़्यादा हमेशा यूज़ करते हो। दूसरे शब्दों में यहाँ पे और मैंने दे रखा है, डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। नेटिव का मतलब होता है स्वदेशी, मतलब अपनी जन्मभूमि की। ऐसे कौन सी लैंग्वेज है जो खुद की, मतलब ऐसी लैंग्वेज कौन सी है जो उसकी स्वदेशी लैंग्वेज है और बहुत ज़्यादा बोली जाती, तो वो हमारी होगी मंडारिन। अब आपको पता नहीं चल रहा होगा मंडारिन किसे कहते हैं। जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा है वही देश की बोली तो ज़्यादा बोली जाएगी ना। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो चाइना है। तो चाइना की लैंग्वेज चाइनीज़ या मंडारिन ही है। जैसे हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं तो अदर कंट्री वाले क्या जानते होंगे कि हम लोग इंडियन लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम हिंदी बोलते हैं। तो सर हमारी हिंदी लैंग्वेज, अब देखो हमारी इंडिया भी इतनी बड़ी है, हमारे इंडिया में टोटल कितनी भाषाएं हैं, जिसमें से 18-19 भाषाएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनको प्रावधान मिला हुआ है। अगर मान लो कि अगर यही सिंगल एक लैंग्वेज इंडिया में चलता तो आज हिंदी भी कहीं ना कहीं सेकेंड नंबर या फर्स्ट नंबर पे जरूर आ जाता। बट हमारे देश में तो अनेकों तरह की 18-19 क्या 20-22 तरह की भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से बहुत सारी भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे अमेंडमेंट में नहीं रखा था। तो यहाँ पे आपको इस दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि अगर पूछे लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स तो आपका आंसर होगा चाइनीज़ या मंडारिन, और मोस्ट वाइडली यूज्ड, ज़्यादा बड़े स्तर पे जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही है संसार में, वो आपकी आंसर हो जाएगी इंग्लिश। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इंग्लिश इज़ यूज्ड एज मदर टंग। अब देखो जो इंग्लिश आज जो मॉडर्न इंग्लिश जो बोली जाती है ना, वो 3 टाइप में। कैसे, एक होती है मदर टंग जिसे हम फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं, दूसरी सेकेंड लैंग्वेज, और एक होगी फॉरेन लैंग्वेज। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो कौन कौन सी ऐसी देश है जहाँ पे इंग्लिश मातृभाषा, जैसे हमारी मदर टंग क्या है, हिंदी है, उसी को फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी देश है जहाँ पे मदर टंग की तरह यूज़ होता है। तो सबसे पहले जैसे आपको नाम अगर आता है तो सबसे पहले जुबान पे नाम जरूर आता होगा, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, आयरलैंड। ये सभी देशों में इंग्लिश जो है मातृभाषा मदर टंग की तरह यूज़ होती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी देश है जहाँ पे इंग्लिश द्वितीय भाषा सेकेंड लैंग्वेज की तरह यूज़ होते हैं, जिसे वह बोलना जानते हैं बट हमेशा नहीं यूज़ में लाते हैं। जस्ट लाइक कि हमारी कंट्री में हर एक जगह पे इंग्लिश अनिवार्य है। अगर आप इंग्लिश नहीं जानोगे तो बहुत सारी जॉब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो सो हमें इंग्लिश जाननी ज़रूरत है। तो वो कौन कौन सी देश है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान, हांगकांग, नाइजीरिया, नामीबिया, बोत्सवाना। ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे इंग्लिश द्वितीय भाषा सेकेंड लैंग्वेज की तरह यूज़ होते हैं। गाइज मुझे पता है आप सभी लोग लिख रहे होंगे, ऐसा मुझे बिलीव है। अगर नहीं लिख रहे हो तो जल्दी से अभी भी नोटबुक निकालो और लिखना स्टार्ट कर दो। नंबर 22, इंग्लिश इज़ यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश यूज़ की जाती है फॉरेन लैंग्वेज विदेशी भाषा के रूप में इन कहाँ पे, चाइना, यूएई यूनाइटेड अरब अमीराट्स, जापान, इराक, सऊदी अरबिया, रसिया, स्विट्ज़रलैंड, मैक्सिको एंड ब्राज़ील। ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज की तरह यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ डैश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज कैसी भाषा है, तो ये एक इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, ग्लोबल, वैश्विक या वर्ल्ड सांसारिक या वैश्विक भाषा, तीनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन दिखेगा जिसे आप टिक करोगे। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ एन अगर लिखा है तो इंटरनेशनल, अगर ए लिखा है तो ग्लोबल या वर्ल्ड लैंग्वेज आपका हो जाएगा। नंबर 24, प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड
इन जो प्रिंटिंग प्रेस जो है, जो इंग्लिश जब ये इंग्लिश और जब ग्रो करना शुरू किया, कब जो ग्रो करना शुरू किया, तो ध्यान रखेंगे मिडिल इंग्लिश में इंग्लिश और ग्रो करना स्टार्ट हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि मिडिल इंग्लिश में प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी को खोजा गया। और वो कब खोजा गया? तो 1476 में प्रिंटिंग प्रेस को खोजा गया। और 1476 में कौन से देश में खोजा गया? तो इंग्लैंड में खोजा गया। और किसने खोजा? तो विलियम कैक्सटन ने खोजा था। ठीक है ना। अभी आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमने तो पढ़ा जोहान्स गुटेनबर्ग ने खोजा। तो बिल्कुल उन्होंने खोजा, तो वो खोजा था यूरोप में। उन्होंने यूरोप के जर्मनी में जो है, यूरोप के जर्मनी में जो प्रिंटिंग प्रेस की खोज होती है वो होती है जोहान्स गुटेनबर्ग के द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन में ये है कि प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस सबसे पहले किसने किया इन 1476 में? तो 1476 में विलियम कैक्सटन ने किया था। कहाँ पे किया था? इंग्लैंड में। और ये कौन सा पीरियड है? मिडिल इंग्लिश। क्यों? क्योंकि मिडिल इंग्लिश का पीरियड मैंने आपको बताया कब से लेकर के 1150 से लेकर के 1500 तक का पीरियड मिडिल इंग्लिश। और ये तो 1476 में ऑलरेडी मिडिल इंग्लिश खत्म होने की कगार पे रहता है, जिसकी वजह से इसे मॉडर्न इंग्लिश का प्रारंभ भी 1476 को हम कह देते हैं। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस इन ग्रेट वॉवेल। अब ये समझना, जब ओल्ड इंग्लिश था उस समय में शॉर्ट वॉवेल का प्रचलन ज़्यादा था, लेकिन मिडिल इंग्लिश में, जो मिडिल इंग्लिश के अंत समय में जो है, लेटर बाद वाले समय में ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस। ग्रेट वॉवेल इट मीन्स जो वॉवेल लंबी प्रोनाउंसिएशन, लॉन्ग वॉवेल प्रोनाउंसिएशन होगी, उन्होंने प्लेस ले लिया था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा इतनी बातें। मिडिल इंग्लिश हैज़ डैश डायलेक्ट्स। आपको इससे पहले मैंने बताया कि मॉडर्न ओल्ड इंग्लिश के टोटल 4 डायलेक्ट्स हैं। ओल्ड इंग्लिश के कितने डायलेक्ट्स होंगे? 4। अब मिडिल इंग्लिश के कितने होंगे सर? तो मिडिल इंग्लिश के 5 डायलेक्ट्स होंगे। कितने हो जाएंगे मिडिल इंग्लिश के? 5 डायलेक्ट्स मिडिल इंग्लिश के होंगे। तो सर मॉडर्न की कितनी होनी चाहिए? तो जब 4-5 हो रहे तो मॉडर्न के 6 कर दीजिए, बट ऐसा नहीं है, ध्यान देंगे, आपका आंसर कुछ और होने वाला है। तो सबसे पहले मिडिल इंग्लिश हैज़ डैश डायलेक्ट्स। मिडिल इंग्लिश की कितनी उपभाषाएं थी? तो मिडिल इंग्लिश की 5 उपभाषा थी। नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिस। और ध्यान देंगे ईस्ट मिडलैंड से ही मॉडर्न इंग्लिश का डेवलपमेंट शुरू होता है। तो मॉडर्न इंग्लिश हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम डैश डायलेक्ट्स। तो मॉडर्न इंग्लिश कौन सी डायलेक्ट से, कौन सी उपभाषा से विकास करना शुरू करता है? वह आपका आंसर हो जाएगा ईस्ट मिडलैंड। गाइस अगर आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश पोइट। आप सभी लोग, जब भी मैं फादर की बात करूँगा इंग्लिश की, आप सभी का दिल कहेगा आप लगा दो टिक विलियम शेक्सपियर को, लेकिन गलत हो आप। यहाँ पे क्वेश्चन में है इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश पोइट के फादर कौन है? तो वो है चौसर। चौसर पूरा नाम इनका बनता है गॉफ्री चौसर। क्या नाम बनेगा इनका? गॉफ्री चौसर। ठीक है ना। तो पूरे नाम नहीं, आप बस चौसर याद रखो कि इनका जन्म 1340 में होता है, 1400 में इनकी देहांत हो जाती है। डैश ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश। और ध्यान रखेंगे बाइबल की वजह से जो है ना इंग्लिश और इजी हो गया था। बाइबल की वजह से इंग्लिश क्या हो गया था? इजी हो गया था। तो बाइबल को किसने इंग्लिश में रूपांतरित कर दिया? तो उनका नाम बनता है विक्लिफ। विक्लिफ ने ट्रांसलेट कर दिया बाइबल। किनकी धर्म ग्रंथ है? क्रिश्चियन की धर्म ग्रंथ है बाइबल। इस बाइबल को विक्लिफ ने ट्रांसलेट किया, इससे इंग्लिश और ईजी होने लगी, और इसी वजह से क्रिश्चियन की भाषा है इंग्लिश ही ज़्यादातर वो फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वेल नॉन वर्क्स ऑफ द मिडिल एज राइटर। अब देखो मिडिल एज के कुछ ये राइटर हैं जिनकी कुछ वर्क्स बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, जैसे कि चौसर। चौसर की वर्क है द कैंटरबरी टेल्स। आपको ये नाम याद रखना, ये आपके पोएट का नाम है और ये उनकी बुक का नाम है। नेक्स्ट जो नेम है वो है ग्लोवर मेडिटेंटिस एंड वॉक्स क्लेमेंटिस, ये उनकी बुक का नाम है। लैंगलैंड आप जरूर याद रखेंगे इस बुक को। लैंगलैंड और चौसर ये 3 बुक्स का जरूर आप याद रखेंगे। लैंगलैंड की बुक का नाम है पायर्स द प्लोमैन एंड विक्लिफ ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश। विक्लिफ ने बाइबल को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में।
नेक्स्ट है डैश वॉज ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, ऐसी कौन सी भाषा है जिसे सिंगल यूनिफॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट 31 मॉडर्न इंग्लिश हैज़ डैश डायलेक्ट्स, मॉडर्न इंग्लिश के डायलेक्ट्स कितने हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया अभी जस्ट कि ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट्स कितने हैं, 4 होंगे ओल्ड के। मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट्स कितने होंगे, 5। तो सर मॉडर्न के 6 लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है। नहीं, मॉडर्न के डायलेक्ट्स, अब देखो ओल्ड इंग्लिश 4 तरह से बोली जाती है, मिडिल इंग्लिश 5 तरीके से, बट मॉडर्न इंग्लिश ऑल ओवर वर्ल्ड में बिल्कुल एक तरीके से बोली जाती है। इसीलिए मिडिल इंग्लिश हैज़ नो डायलेक्ट्स, मिडिल इंग्लिश की कोई उपभाषा है ही नहीं। तब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ना, ऐसी कौन सी भाषा है जो एक ही समान भाषा में पूरे विश्व में बोली जाती है, और वो हमारी कोई और भाषा नहीं, वो हमारी हो जाएगी मॉडर्न इंग्लिश। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नंबर 32 डैश रॉट द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पहला डिक्शनरी किसने लिखा था। तो सबसे पहला डिक्शनरी जो लिखे थे उनका नाम है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, और इन्होंने जो लिखा था उसका नाम था डिक्शनरी का अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, और उस डिक्शनरी में करीब 40,000 शब्द थे, और यह डिक्शनरी 1755 में लिखी गई थी। 1755 में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक डिक्शनरी लिखा जिसका नाम है अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें 40,000 शब्द थे। नंबर 33 डैश वॉज ऑल्सो नॉन एज ऑगस्टन एज, ऑगस्टन एज किसे कहा जाता है। तो वह कहा जाता है 18वीं शताब्दी को ऑगस्टन एज कहा जाता है। नेक्स्ट है डैश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, या इंग्लिश इज अ डैश टू द वर्ल्ड, इंग्लिश क्या है संसार के लिए। तो इंग्लिश संसार के लिए एक विंडो की तरह है जो सही हमें रास्ता दिखाता है, मतलब सही राह नहीं, मतलब जो हमें ना बाहर की दुनिया दिखाता है इंग्लिश। डैश इज ऑल्सो नॉन एज ऑगस्टन एज, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेशन हो चुका है। इंग्लिश हैज़ बीन द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड डैश, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और किसकी होगी, तो वाणिज्य की, ट्रेड एंड कॉमर्स। इंग्लिश जो है लैंग्वेज है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या पोइट्री, फादर कौन है इंग्लिश लिटरेचर या पोइट्री के, तो जॉफ्री चौसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है द वर्ड ड्रामा हैज़ कम फ्रॉम अ डैश वर्ड, जो ड्रामा शब्द जो है ये कहाँ से निकला है। तो ड्रामा शब्द जो आपका निकला है ये ग्रीक से निकला है, और ड्रामा का मतलब होता है थिंग डन, कोई भी काम जो हो चुका है उसी को रूपांतरित करके प्रदर्शित करना। द वन हु राइट्स ड्रामा और प्ले, अच्छा एक और चीज़ बता दूं आपको इससे पहले कि ड्रामा का सिनोनिम होता है, ड्रामा का सिनोनिम होता है, सिनोनिम्स इट मीन्स पर्यायवाची शब्द होता है। प्ले, प्ले का मतलब खेलना मत समझना, प्ले का भी मतलब होता है नाटक। द वन हु राइट्स ड्रामा और प्ले इज कॉल्ड डैश, वह व्यक्ति जो ड्रामा लिखते हैं उसे ड्रामाटिस्ट, या जो नाटक लिखते हैं उसे प्ले राइट कहते हैं। ड्रामाटिक एलिमेंट्स आर, ड्रामा लिखने के लिए क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्लॉट, मतलब आपको वो पूरा पैटर्न तो लिखना पड़ेगा, कथा लिखना पड़ेगा। कैरेक्टर, पात्र होनी चाहिए। गेस्चर, गेस्चर का मतलब होता है बॉडी साइन, फिजिकली साइन, जैसे कि हम लोग किसी को इशारा देके बुलाते हैं, जैसे कि हम लोग किसी को इस तरह से आवाज़ देके, सीटी मार के, या हम चुटकी बजा के जो बुलाते हैं, तो इसे हम कहते हैं गेस्चर। डायलॉग तो पता ही होगा, ये फिर गेस्चर रिपीट हो चुका है। म्यूज़िक, सीनिक अफेक्ट, सीनिक अफेक्ट जो हमारा वहाँ पे, मतलब जैसे आप मान लो कि किसी वो खुशी की माहौल है तो ऐसा वहाँ पे वो ट्यून सेट कर देना कि उससे खुश लगने लगे। दुख का माहौल है तो दुखी जैसा, आंधी तूफान आने वाली है तो आंधी जैसा, वो सीनिक इफेक्ट होता है। तो ये सारे ड्रामेटिक एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के टाइप्स कितने हैं। तो ड्रामा के टाइप्स आप देखो, ट्रेजिडी, ट्रेजिडी का मतलब होता है दुख भरी ड्रामा। कॉमेडी, हास्यपूर्ण ड्रामा। ट्रेजी कॉमेडी जो दुख भी हो और थोड़ी सी हंसी वसी भी आ जाए उसे दुख भरी और हंसी मिला जुला हुआ ड्रामा कहते हैं। फार्स का मतलब होता है तमाशा, और मेलो ड्रामा का जो मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपका मेलो ड्रामा, इसका मैं हिंदी एग्जैक्ट भूल चुका हूँ क्या कहते हैं,
वन एक्ट प्ले जो एक तरफा नाटक होता है उसे वन एक्ट प्ले कहते हैं। और मेलोड्रामा जो निराशावादी भरी होती है, इस तरह का जो निराशावादी जो भरी होती है, एग्जैक्ट मैं हिंदी भूल रहा हूँ, जो निराशावादी होती है उस तरह के ड्रामा को मेलोड्रामा कहते हैं। नेक्स्ट अब ये देखो, ये एक क्वेश्चन आपका मैंने यहाँ पे फ्रेम कर दिया, यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स किसको कहते हैं तो समझेंगे। जो शेक्सपियर थे, शेक्सपियर के पहले जो भी रोमांटिक ड्रामा लिखते थे उन्हीं को हम यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स थे कौन कौन, तो उनका नाम देखेंगे कौन कौन थे, वह मैं आपको लिख देता हूँ। वह थे जॉन लिली, क्या नाम है, जॉन लिली। नेक्स्ट हैं आपके क्रिस्टोफर मार्लोवी, क्रिस्टोफर मार्लोवी। एंड नेक्स्ट है जॉर्ज पीली। देखो जॉन लिली, जॉर्ज पीली, क्रिस्टोफर मार्लोवी, ये सब ऐसे थे जो शेक्सपियर से पहले रोमांटिक ड्रामा लिखा करते थे। मतलब इससे पहले शुरुआती दिनों में जो ड्रामा जो चलती थी शुरू के समय में वह चलती थी रिलीजियस। मिडिल इंग्लिश भी शुरू में रिलीजियस ही थी, वह धार्मिक थी। बट जब शेक्सपियर आए और उनसे पहले ये सब कुछ बोले नहीं, अब ड्रामा थोड़ी सी रोमांटिक होनी चाहिए थी। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी, जो सबसे पहली इंग्लिश ड्रामा, जो दुख भरी ड्रामा जो लिखी गई थी, इंटाइटल्ड, उसका नाम क्या था उस ड्रामा का, उस ड्रामा का ये नाम है गोडबोर्डुक। गोडबोर्डुक ये ड्रामा का नाम है जिसे लिखा था थॉमस सैकविली और थॉमस नॉर्टन ने। तो सबसे पहले दुख भरी ट्रेजिडी ड्रामा गोडबोर्डुक ये लिखी गई थॉमस सैकविली और थॉमस नॉर्टन ने। और जो सबसे पहली रियल कॉमेडी ड्रामा, जो वास्तविक ड्रामा जिसमें बहुत हंसी व मजाक जैसा हो, वह लिखा गया रोस्टर डोस्टर। ये ड्रामा का नाम है रोस्टर डोस्टर। और लिखा किसने, तो निकोलास उडल। निकोलास उडल कब लिखा, 1550 में इन्होंने ये लिखा है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लिख रहे होंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल। हिस्टोरिकल नॉवेल के फादर सर वॉल्टर स्कॉट। और मॉडर्न नॉवेल के पायोनियर, पायोनियर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, जो राह दिखाता है, वह थे बुनियान। और फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल वह बनते हैं रिचर्डसन। रिचर्डसन की एक बुक बहुत फेमस है, उसे आप याद करेंगे, वैसे मैंने आगे अटैच कर रखा है, पमीला। तो आप ध्यान में रखेंगे, हिस्टोरिकल नॉवेल के फादर सर वॉल्टर स्कॉट, pioneer of modern novel Bunyan, and the father of the modern novel is Richardson. The earliest dramas were dash in nature। जो शुरुआती के जो ड्रामा थे उसका स्वभाव कैसा था, तो शुरुआती के ड्रामा के स्वभाव रिलीजियस था। और मिडिल इंग्लिश का भी नेचर जो था शुरुआती के समय में वह भी रिलीजियस ही था, धार्मिक थे। शुरू में वह धर्म की ओर ज़्यादा वह प्रभाव देते थे। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं, तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। Renaissance generated a new spirit of introspection. Next number 51, the major linguistic change is known as, जो मुख्य जो भाषा में जो बदलाव हुआ उसे क्या कहते हैं, तो पहले शॉर्ट वॉवेल चलती थी, फिर मिडिल इंग्लिश में जो है ग्रेट वॉवेल शिफ्ट आई है। तो आपको याद रखना है कौन सी इंग्लिश में, तो मिडिल इंग्लिश में। न्यू वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश डैट हैज़ एमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड, जो नई प्रकार की इंग्लिश जो पूरे संसार में आज उभर रही है उसे हम कहेंगे न्यू इंग्लिश। क्या कहेंगे उसे, हम न्यू इंग्लिश कहेंगे। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ जिसमें ये बुक और ऑथर के नाम। सबसे पहला बुक है द कैंटरबरी टेल्स, इसके जो लेखक बनते हैं उनका नाम ज्योफ्री चौसर। पायर्स प्लोमन, सभी आप अपने नोटबुक में लिखते चलेंगे, लैंगलैंड। द रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पॉप। इन मेमोरियम, लॉर्ड टेनिसन। ओके, नेक्स्ट अब देखो ये सारे जितने बुक लिखे गए हैं सारे के सारे ऑथर शेक्सपियर हैं। कौन कौन, जूलियस केसर शेक्सपियर, हैमलेट शेक्सपियर, किंग लियर शेक्सपियर, ट्वेल्थ नाइट शेक्सपियर, रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर,
A Midsummer's Night Dream शेक्सपियर, मैकबथ शेक्सपियर, ओथेलो शेक्सपियर, एज यू लाइक इट शेक्सपियर, द मर्चेंट ऑफ वेनाइस शेक्सपियर। ये सारे बुक आपके ड्रामा के हैं जिन्होंने शेक्सपियर लिखा था, मतलब जिसे शेक्सपियर ने लिखा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये बुक है जिसे कंपोज किया गया अरुंधति रॉय के द्वारा। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के द्वारा। प्राइड एंड प्रिजुडाइस या एमा जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया। पमीला सैमुअल रिचर्डसन, जो मैंने आपको बताया रिचर्डसन, अभी जस्ट मैंने बताया उनका पूरा नाम सैमुअल रिचर्डसन है। नेक्स्ट एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, शेक्सपियर जिनका जन्म जो होता है 1558 में होता है और इनकी मृत्यु 1616 में होता है। और जो ड्रामा जो है ना, ये इसका जो ग्रोथ होने लगा, ये सबसे ऊंचाई पे जो आने लगा वो आने लगा था क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में। किनके टाइम में? क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में ये ड्रामा अपनी हाईएस्ट पीक पे आ गई थी। जैसे कोविड हाईएस्ट पीक पे आई थी ना लास्ट टाइम, उसी तरह से ड्रामा क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में हाईएस्ट पीक पे आई थी। द सरपेंट एंड द रॉप कांतापुरा ये जो लिखे गए हैं, ये लिखे गए हैं राजा राव के द्वारा। द अनटचेबल कूली ये दो बुक का नाम है, ये लिखे गए मुल्कराज आनंद के द्वारा। ओलिवर ट्विस्ट या पिकविक पेपर्स डेविड कॉपरफील्ड, जो अगर आपकी 150 की जो इंग्लिश होती थी 50 मार्क्स में आपको डेविड कॉपरफील्ड का नॉवेल पढ़ना पड़ता था, जिसके राइटर बनते हैं चार्ल्स डिकेंस। पमीला सैमुअल रिचर्डसन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। नेक्स्ट द गाइड वेटिंग फॉर महात्मा, इसके जो ऑथर बनेंगे आर.के. नारायणा। राजमोहन स्वाइफ के ऑथर बनेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। चित्रा या रेड ओलिएंडर के लेखक बनेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, मैन एंड सुपरमैन ये 3 बुक के ऑथर के नाम बनते हैं जी.वी. शॉ। दोस्तों जो भी आप अगर इंस्टा पे हो तो इस चैनल को ऑनलाइन स्टडी एरा को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट मर्डर इन कैथेड्रल, द कॉकटेल पार्टी, द फैमिली रियूनियन, इसके ऑथर का नाम टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट आपके बुक में भी एक इन्होंने लिख रखा है जिसका नाम आपका बनता है मैकविटी द मिस्ट्री कैट। तुगलक और हयाबदन ग्रीस कर्नाद। वॉइसेस इन द सिटी अनीता देसाई। आई होप आपको यहाँ तक की सारी पॉइंट क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा एक और मैंने वीडियो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का कर रखा है जिसका लिंक मैंने इसी के नीचे लगा रखा है, जाके आप ज़रूर देखें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।